कहानी की शुरुआत एक खौफनाक नज़ारे से होती है। एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा था। इंसानियत को बचाने की एक डेस्परेट कोशिश में लोगों ने उस पर कई मिसाइलें दाग दी। धमाके ने एस्टेरॉयड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन रेडियो एक्टिव मलबा धरती पर बरसने लगा। उन पार्टिकल्स ने कोल्ड ब्लडेड जीवों का डीएनए म्यूटेट कर दिया। छिपकलियां, चींटियां, मकड़ियां, सांप, ये सब के सब बड़े होकर विशालकाय जानवर बनने लगे। पूरे 1 साल तक इंसान इस नई खौफनाक दुनिया से लड़ा, लेकिन ज्यादातर विशालकाय जीव आखिरकार मारे गए। बदकिस्मती से ज्यादातर लोग भी मारे गए। गोलियां खत्म हो गईं, हथियार सूख गए और मिलिट्री ढेर हो गई। 95% इंसानियत गायब हो गई और बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स को जमीन के नीचे बंकर्स में रहने पर मजबूर होना पड़ा। इन सर्वाइवर्स में जोएल नाम का एक लड़का था। उसकी जिंदगी उस रात बदल गई जब एस्टेरॉयड के टुकड़े पहली बार गिरे थे। जोएल अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ अपनी कार में था। एक शांत रोमांटिक पल बिता रहा था जब आसमान गिरते हुए रेडियो एक्टिव धूल से फट पड़ा। कुछ ही पलों बाद एक विशालकाय कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। दोनों घर की तरफ भागे, लेकिन वहाँ पूरा इलाका दहशत में खाली हो रहा था। इस अफरा तफरी में जोएल और एमी अलग हो गए। अलग होने से पहले जोएल ने उसे वादा किया कि वो उससे फिर से ढूंढ लेगा। जैसे ही जोएल की फैमिली ने भागने की कोशिश की, उनकी गाड़ी पर म्यूटेटेड क्रिएचर्स ने हमला कर दिया। जोएल किसी तरह बाहर कूद गया, लेकिन उसके माँ पिता अंदर फंस गए। अपने आखिरी पलों में जोएल की माँ ने उससे भागने को कहा। वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो भागा। 1 सेकंड बाद एक बड़े से जीव ने कार पर पैर रख दिया और उसके माता पिता को तुरंत कुचल दिया। जोएल वही जम गया, डरा हुआ, सुन्न और टूटा हुआ। पास के सर्वाइवर्स ने उसे अपने ट्रक में खींच लिया और भाग गए, लेकिन वो ट्रॉमा उसके साथ रह गया। उस रात को बीते हुए 7 साल हो चुके हैं। जोएल अभी भी उसी ग्रुप के साथ रहता है जिसने उसे बचाया था। जमीन के नीचे एक बंकर में बाकी सबके पास पार्टनर है सिवाय उसके। वो अपनी माता पिता के मौत के सदमे से कभी उभर नहीं पाया। जब भी वो किसी जीव को देखता है, वो जम जाता है, डर से पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। इसी वजह से ग्रुप उसे कभी बाहर नहीं जाने देता। जोएल खाना बनाता है, साफ सफाई करता है और हर दिन एक ही रूटीन से गुजरता है। यही उसकी पूरी जिंदगी है। एक दिन एक विशालकाय चींटी बंकर में घुस आती है। ग्रुप उससे लड़ने के लिए दौड़ता है। जोएल मदद करना चाहता है, लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं, ये जानते हुए कि वो खतरे में जम जाता है। 4 फाइटर बाहर जाते हैं और बाकी लोग थर्मल कैमरे से लड़ाई पर नजर रखते हैं। लड़ाई के दौरान एक आदमी को वो विशालकाय चींटी पकड़ लेती है। अपने दोस्त को संघर्ष करते देख जोएल के अंदर कुछ जागता है। वो बस वही खड़ा नहीं रहता, वो एक हथियार उठाता है और खतरे की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो चींटी के विशालकाय साए का सामना करता है, उसका डर वापस आ जाता है। चींटी ने उसके साथी को अपने जबड़ों में पकड़ा हुआ है और जोएल पूरी तरह जम जाता है, हिलने में असमर्थ। चींटी उसकी तरफ लपकती है। जोएल अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो उन्हें दोबारा खोलता है तो चींटी का सर उसके पैरों में पड़ा होता है। उसके ग्रुप के 2 सदस्यों ने उसे सही वक्त पर मार दिया था। हिला हुआ जोएल खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है और हैरानी की बात ये है कि उसका संपर्क एमी से हो जाता है। वो भी बच गई थी। उसकी कॉलोनी दूर है और बचने के बाद इन 7 लंबे सालों में वो कभी दोबारा नहीं मिल पाए। जोएल उससे खुशी खुशी बात करता है जब तक कि अचानक रेडियो बंद नहीं हो जाता। मौत का सामना करके आया जोएल अब भी हिला हुआ महसूस करता है। वो अपनी बाकी की जिंदगी जमीन के नीचे दबकर मरने का इंतजार करने में नहीं बिता सकता। वो अपने ग्रुप से पूछता है कि एमी की कॉलोनी कितनी दूर है। वो उसे बताते हैं कि वो पश्चिम में 140 किलोमीटर दूर है, एक बीच पर बनी हुई। लेकिन वहाँ पहुँचने में एक ट्रेंड सरफेस ट्रैवलर को कम से कम 1 हफ्ता लगेगा और ट्रेंड लोग भी वहाँ 3 से 4 दिन से ज्यादा मुश्किल से जिंदा रह पाते हैं। वो हंसते हैं, तुम 1 घंटा भी नहीं टिकोगे। लेकिन जोएल ने अपना मन बना लिया था। वो एमी तक पहुंचने की कोशिश करने में मरना पसंद करेगा, बजाय इसके वो बंकर में सड़ता रहे और खुद को बेकार समझे। गहराई में उसे ये भी लगता है कि वो वहाँ फिट नहीं होगा, कि वो बस एक बोझ है। लेकिन सच ये है
कि उसके दोस्त उससे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। वो उसके लिए हाथ से बना एक नक्शा भी तैयार करते हैं ताकि वो सही रास्ता ढूंढ सके। जोएल अंडरग्राउंड बंकर छोड़ देता है। पहली बार 7 सालों में दुनिया पहचानी नहीं जा रही थी। एमी की कॉलोनी 140 किलोमीटर वेस्ट में है, लेकिन जोएल को ये भी नहीं पता कि वेस्ट किस तरफ है। वो बस एक रास्ता चुनता है और चलना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे एक विशालकाय जीव की दहाड़ सुनाई देती है। वो एक अबैंडन्ड घर में छुपता है, लेकिन तभी पता चलता है कि उसके पीछे तालाब में एक विशालकाय म्यूटेंट मेढक छुपा हुआ है। जैसे ही जोएल उसे देखता है, वो फिर से जम जाता है। मेढक अपनी लंबी जीभ से हमला करता है, लेकिन कोई जोएल को धक्का देकर रास्ते से हटा देता है। एक कुत्ता मेढक फिर से हमला करता है, अपनी जीभ से जोएल को फिर से पकड़ लेता है, लेकिन कुत्ता उस जीव की जीभ पर काट देता है, जिससे उसे जोएल को छोड़ना पड़ता है। साथ मिलकर जोएल और कुत्ता वहाँ से भाग खड़े होते हैं। वो आखिरकार एक पुरानी बस तक पहुँचते हैं। यहाँ उस कुत्ते का घर है, एक बस जो कभी वो अपने मालिक के साथ शेयर करता था, जो अब जा चुका है। जोएल दीवार पर बॉय शब्द स्प्रे पेंट से लिखा हुआ देखता है। जब जोएल कहता है बॉय, तो कुत्ता अचानक खुश हो जाता है। ये जरूर इसी का नाम होगा। जोएल एक लाल ड्रेस उठाता है और बॉय तुरंत उसके हाथों से उसे छीन लेता है। ये उसके मालिक की आखिरी निशानी थी, वो एक चीज जिसे वो छोड़ नहीं सकता। जोएल रात बस के अंदर बिताता है। सुबह होने पर जैसे ही वो निकलता है, बॉय चुपचाप उसके पीछे आ जाता है, लाल ड्रेस लिए हुए। उसने जोएल को अपना नया साथी चुन लिया था। जोएल ड्रेस को प्यार से अपने बैग में रखता है और दोनों खतरनाक सफर शुरू करते हैं। उजड़े हुए इलाकों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ते हैं। जोएल एक अजीब सा फल देखता है जो एक पौधे पर उगा है और भूखा होने की वजह से वो उस पर खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बॉय उसे पैरों से खींचकर पीछे कर देता है, उसे छूने नहीं देता। जोएल समझ जाता है कि यह फल जहरीला होगा। वो अपने सफर को एक नोटबुक में लिखता रहता है, ये ठानकर कि वो जिंदगी के दूसरे मौके को बर्बाद नहीं करेगा। चलते हुए जोएल अचानक विशालकाय हड्डियों से भरे एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है। वो पहला शिकार नहीं है, वहाँ नीचे कुछ रहता है। इससे पहले कि वो भाग सके, तेजी से उड़ने वाले खून पीने वाले कीड़े उस पर हमला कर देते हैं। जोएल मदद के लिए चिल्लाता है। आखिरी सेकंड में गड्ढे में एक रस्सी गिरती है जो उसे सुरक्षित ऊपर खींच लेती है। जिस आदमी ने उसे बचाया वो एक अनुभवी सर्वाइवर है जिसका नाम क्लाइड है, और उसके साथ मिनो नाम की एक छोटी लड़की है जो दिखने में जितनी मासूम है उससे ज्यादा खतरनाक है। वो आराम से गड्ढे में एक ग्रेनेड फेंकती है और उस झुंड को खत्म कर देती है। क्लाइड जोएल को चेतावनी देता है कि कभी अकेले सफर मत करना। जोएल समझाता है कि वो अकेला नहीं है, वो बॉय के साथ सफर कर रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी को ढूंढ रहा है जो एक दूर की कॉलोनी में रहती है। क्लाइड जोएल को बताता है कि वो और मिनो उत्तर की तरफ पहाड़ों और बर्फीले मैदान की ओर जा रहे हैं। वहाँ ठंडे मौसम में छुपी हुई एक कॉलोनी है जहाँ विशालकाय म्यूटेटेड जीव शायद ही जिंदा रह पाते हैं। क्लाइड समझाता है कि उसका रास्ता थोड़ी दूर तक सेम है, जो अगर जोएल चाहे तो वो अगले कुछ हिस्से के लिए उनके साथ चल सकता है। कुछ देर तक चलने के बाद वो एक पथरीले पहाड़ की चोटी पर रुकते हैं। मिनोव इस मौके का फायदा उठाकर जोएल को क्रॉसबो चलाना सिखाती है, लेकिन जोएल का निशाना बहुत खराब है, निशाने के आसपास भी नहीं। मिनोव उसे बताती है कि उसके पिता उनकी कॉलोनी के सबसे बेहतरीन तीरंदाज हुआ करते थे, लेकिन जब म्यूटेटेड जानवरों के एक बड़े झुंड ने एक साथ उन पर हमला किया तो मिनोव के पिता मारे गए और क्लाइड का बेटा भी। तब से क्लाइड और मिनोव एक साथ घूमते रहते हैं, किसी ऐसी सुरक्षित कॉलोनी की तलाश में जहां वो जिंदगी फिर से शुरू कर सके। अचानक क्लाइड को जंगल में कुछ हिलता हुआ दिखता है। एक जीव उनका पीछा कर रहा है। वो जोएल को चेतावनी देता है, इसने तुम्हारी महक पकड़ ली है, वो चीज तुम्हारा पीछा करेगी। काफी देर तक वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वो जीव उन तक पहुँचे। क्लाइड और मिनोव सालों से बाहर सरवाइव कर रहे हैं। वो इन जीवों को उन तरीकों से समझते हैं जो बंकर के अंदर रहने वाले कभी नहीं समझ सकती। जल्द ही क्लाइड एक विशालकाय स्नेल को रास्ते पर रेंगता हुआ देखता है। वो जोएल को फुसफुसाता है कि हिलना मत, हल्का सा भी नहीं। जोएल तुरंत जम जाता है, डर उसकी मांसपेशियों को जकड़ लेता है। क्लाइड जोएल को धीरे से अपनी टी शर्ट उठाने को कहता है। वो उसे प्यार से स्नेल के शेल पर रख देता है। स्नेल बस अपने रास्ते पर चलता रहता है बिना किसी नुकसान के। जोएल कंफ्यूज है, लेकिन क्लाइड समझाता है कि स्नेल अब जोएल की महक को दूर तक ले जाएगा और उस मॉन्स्टर को भटका देगा जो उसका शिकार कर रहा है। जोएल पूछता है, इसने हम पर हमला क्यों नहीं किया? क्लाइड जवाब देता है, यहाँ हर जीव बुरा नहीं होता। मिनोव धीरे से जोड़ती है,
अगर कभी डाउट हो तो उनकी आंखों में देखो, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उस रात वो खुले आसमान के नीचे कैंप लगाते हैं और जो थोड़ा बहुत उनके पास है वही खाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आराम करने लगते हैं, क्लाइड उन्हें तुरंत जगा देता है। उनके खाने की खुशबू शिकारियों को अट्रैक्ट करेगी, उन्हें तुरंत निकलना होगा। अगले दिन मिनोव जोएल को फिर से ट्रेन करती है। वो उसे शूट करने से पहले अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करने को कहती है और जब भी जोएल रिलैक्स कर पाता है उसके तीर बिल्कुल बीच में लगते हैं। मिनोव गर्व से मुस्कुराती है और उसे कस के गले लगाती है। उसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा, कम उम्र में अपने परिवार को खोकर, और जोएल उसके लिए बड़े भाई जैसा बन गया है जो उसका कभी नहीं था। दिन बीतते हैं, जैसे वो साथ सफर करते हैं। क्लाइड जोएल को सब कुछ सिखाता है, छुपे हुए शिकारियों को कैसे पहचाने, कौन से पौधे जहर को बेअसर करते हैं और सबसे खतरनाक जोन से कैसे बचे। आखिर में वो उसे दुनिया के सबसे खतरनाक जीव के बारे में चेतावनी देते हैं, सैंड गॉबलर। ये मॉन्स्टर जमीन के नीचे चलते हैं, हल्की सी वाइब्रेशन को भी ट्रैक करते हैं, लेकिन उनमें सबसे बुरी उनकी रानी है, एक विशालकाय जानवर जिसका बड़ा सा डोर्सल फिन जमीन से बाहर निकला रहता है, एक मौत के झंडे की तरह। अगर सैंड गॉबलर क्वीन ने हल्की सी भी आवाज सुन ली तो तुम मर चुके हो। जिसने भी उसका सामना किया है वो कभी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। मिनोव जोएल को रोज ट्रेन करती रहती है और जल्द ही वो स्किल्ड, ताकतवर, बहादुर और क्रॉसबो के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। 5 दिन बाद वो आखिरकार उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उनके रास्ते अलग होते हैं। क्लाइड जोएल को उनके साथ नॉर्थ आने के लिए कहता है, वो ज्यादा सुरक्षित है, अकेले सफर करना मौत को बुलावे देने जैसा है। लेकिन जोएल ढीठ है, उसे एमी की कॉलोनी तक पहुंचना ही है, कुछ भी उसे रोक नहीं पाएगा। मिनोव का चेहरा उतर जाता है, वो उसे जाता देख दिल से टूट जाती है। जोएल उसे प्यार से दिलासा देता है, ये कहता हुआ, एमी मेरे लिए सब कुछ है। मिनोव उसे आखिरी बार कस के गले लगाती है। क्लाइड जोएल को एक अकेला ग्रेनेड देता है, इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम्हारे पास सच में कोई दूसरा रास्ता ना हो। पिन खींचो, 5 तक गिनो, फिर फेंको, याद रखना 5। इसके साथ दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। अब जोएल और बॉय को बाकी बचे 50 किलोमीटर अकेले तय करने हैं और ये हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, बॉय अचानक अजीब बर्ताव करने लगता है। आगे जाने से इनकार करते हुए वो एक पैडल बोट के नीचे छुप जाता है। कांपते हुए जोएल उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाए, जमीन के नीचे से दर्जनों पैर फिसलकर बाहर आते हैं। एक विशालकाय कनखजूरा। जोएल डर के मारे जम जाता है। वो अपने क्रॉसबो को टटोलता है, लेकिन जीव बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी पूंछ घूमती है, उसे पकड़ने के लिए तैयार, लेकिन तभी बॉय की अचानक तेज भौंकने की आवाज उसे चौंका देती है। जानवर अपनी पूंछ जोएल पर मारता है, उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। फिर वो बॉय की तरफ मुड़ता है। सेंट्रपीड पेडल बोट की तरफ टकराता है, उसे पलट देता है ताकि कुत्ते को कुचल सके। जोएल बॉय को तड़पता हुआ देखता है और अचानक उसे अपने माँ बाप को खोने का फ्लैशबैक आता है। उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना दोबारा नहीं, इस बार नहीं, जमने की बजाय जोएल खुद को खड़ा होने पर मजबूर करता है और कांपते हुए हाथों से अपना क्रॉसबो उठाता है। वो एक तीर चला देता है, वो जीव की गर्दन पर जा लगता है। मॉन्स्टर रुकता है, अपना गुस्सैल सर जोएल की तरफ घुमाता है और हमला करता है। आखिरी सेकंड में जोएल फिर से शूट करता है, तीर सीधा उसके सिर में घुस जाता है। विशालकाय सेंट्रपीड ढेर हो जाता है। जोएल वहाँ खड़ा होकर बेहद कांप रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। पहली बार वो जमा नहीं, उसने लड़ाई की और वो बच गया। जैसे ही जोएल लड़ने के बाद खुद को संभालता है, वो अचानक बॉय को झाड़ियों से निकलता हुआ देखता है। कुत्ता सीधे उसकी बाहों में दौड़ता है। जोएल सालों पहले अपने माँ पिता को नहीं बचा पाया था, लेकिन आज उसने अपने डर पर जीत हासिल की और बॉय की जान बचाई। पहली बार उसे गर्व की एक चिंगारी महसूस होती है। अगली सुबह वो एक गहरी खाई के पास पहुंचता है। बॉय फिर से अजीब बर्ताव करने लगता है, घूमना, रोना, आगे चलने से इनकार करना। जोएल तुरंत समझ जाता है कि खतरा आसपास है। एक पल बाद जमीन हिलने लगती है, कोई विशालकाय जीव उनके नीचे सुरंग बना रहा है। जोएल की आंखें फटी की फटी रह जाती है जैसे ही वो एक विशालकाय पंख को धरती को चीरते हुए देखता है। सैंड गॉबलर क्वीन की पहचान, इस ग्रह का सबसे जानलेवा जीव। अगर उसे जरा भी आहट मिली तो मौत सेकंड में हो जाएगी। तेजी से सोचते हुए जोएल एक छोटा सा खिलौना दूर फेंकता है ताकि उसे आवाज की तरफ अट्रैक्ट कर सके। क्वीन ठीक वहीं से जमीन फाड़कर निकलती है।
जहाँ खिलौना गिरा था। अफरा तफरी में जोएल ठोकर खाता है और उसका बैकपैक दूर गिर जाता है। बॉय आगे निकलता है, जोएल को एक गिरे हुए पेड़ के खोखले तने में ले जाता है। जोएल अपने हाथ बॉय के मुंह पर कस कर रख देता है। हवा में खामोशी बनाए रखने के लिए क्वीन बाहर घूमती है, सूंघती है, सुनती है, लेकिन कुछ सुनाई न देने पर वो दूर जाने लगती है। और तभी वो हादसा होता है। जोएल खौफ में देखता है कि लाल ड्रेस, बॉय के मारे गए मालिक की आखिरी निशानी, बैकपैक से फिसलकर नदी में गिर जाती है। बिना सोचे बॉय उसकी तरफ तेजी से भागता है, उसे बचाने के लिए डेस्परेट। जोएल चिल्लाता है लेकिन बॉय रुकता नहीं। क्वीन तुरंत नई आवाज की तरफ मुड़ती है। जोएल वापस अपने बैग की तरफ दौड़ता है। वो ग्रेनेड उठाता है जो क्लाइड ने उसे दिया था, पिन खींचता है और गिनना शुरू करता है, लेकिन ग्रेनेड उसके हाथ से फिसल जाता है। घबराहट में वो उसे पकड़ने के लिए डाइव लगाता है। जैसे ही क्वीन जमीन से बाहर निकलती है, जबड़ा खोले हुए, जोएल बस इंस्टिंक्ट पर काम करते हुए ग्रेनेड को सीधा उसके मुंह में ठूस देता है और खुद नदी में कूद जाता है। धमाका क्वीन के चिथड़े उड़ा देता है। जब जोएल पानी से बाहर निकलता है, हाफता हुआ, वो जीत की खुशी में चिल्लाता है। उसने सच में एक खतरनाक जीव को मार दिया, लेकिन यह जीत गुस्से में बदल जाती है। वो बॉय पर गुस्सा करता है कि कुत्ते ने एक साधारण ड्रेस के लिए उन दोनों की जान जोखिम में डाल दी। जैसे ही जोएल पानी से बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि दर्जनों लीच जैसे पैरासाइट उसकी स्किन पर चिपक गए हैं। खौफजदा होकर वो उन्हें एक एक करके नोचता है। जहर अपना असर दिखाने लगता है। चक्कर आना, धुंधला दिखना, हेलुसिनेशन। वो जंगल में है, लड़खड़ाती जुबान में बोलता है, बड़ी मुश्किल से खुद को सीधा रख पाता है। अपनी फ्रस्ट्रेशन और डर में वो बॉय को बुरी तरह डांट देता है। दुखी होकर कुत्ता चुपचाप चला जाता है, जोएल को अकेला छोड़कर। कुछ ही मिनटों में जोएल गिर पड़ता है। उसकी नजर धुंधला जाती है, आंखों के सामने रंग घूमने लगते हैं, दुनिया हिलने लगती है। बेहोश होने से ठीक पहले उसे एक जाना पहचाना पौधा दिखाई देता है, वही जो क्लाइड ने कहा था कि जहर को बेअसर कर सकता है। कांपते हाथों से वो उसे डेस्परेट होकर चबाता है। एंटीडोट उसे बस इतनी ताकत देता है कि वो आगे लड़खड़ा सके, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं चल सकता। वो जमीन पर गिर जाता है और बैठ जाता है, कांपते हुए, थका हुआ। और फिर अपने भ्रम में उसे एमी दिखती है। 7 सालों का इंतजार अब हावी हो जाता है। जोएल खड़ा होता है, लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस करता है, फिर तुरंत दोबारा गिर पड़ता है और उसकी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। जोएल जब आखिरकार जागता है तो एक बिस्तर पर लेटा है, एक असली बिस्तर। वो पलक झपकाता है और एमी को अपने ऊपर खड़े देखता है। वो असली है, वो उसकी कॉलोनी तक पहुंच गया। जोएल शौक और खुशी से भर जाता है। वो उसे बताता है कितने वक्त बाद उसे किस करके कितना अच्छा लगा। तभी एमी अजीब तरीके से बताती है, तुमने मुझे किस नहीं किया, तुमने उस बुढ़े आदमी को किस किया जिसने तुम्हें ढूंढा था। जोएल का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। एमी बताती है कि उनकी कॉलोनी में हाल ही में नए लोग आए हैं, जिसमें एक शिप कैप्टन भी शामिल है, जो दावा करता है कि वो सर्वाइवर्स को सुरक्षित बेस पर ले जा सकता है। वो सबको किसी सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है, बड़े मॉन्स्टर से दूर। जोएल को सिचुएशन में कुछ अजीब लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो सवाल कर सके, एमी को बुला लिया जाता है। जब जोएल बाहर घूमता है तो वो एमी की कॉलोनी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। ये अंडरग्राउंड है, लेकिन बिल्कुल समंदर के किनारे बना है। पानी उन्हें बचाता है क्योंकि ज्यादातर म्यूटेटेड क्रिएचर्स समंदर से नफरत करते हैं। सालों में पहली बार जोएल ने एक असली बीच देखा है। एमी उसके पास आती है और थोड़ी देर बाद कैप्टन और उसके आदमी भी। एमी जोएल का परिचय गर्व से करती है, ये बताते हुए कि वो उस तक पहुंचने के लिए 140 किलोमीटर अकेले चलकर आया है। कैप्टन पूरी तरह इम्प्रेस होता है और जोएल को बताता है कि वो आर्मी में हुआ करता था। अब वो अपने शिप का इस्तेमाल करके सर्वाइवर्स को एक दूर सेंचुरी में ले जाता है। जब जोएल और एमी को आखिरकार अकेले में एक पल मिलता है तो जोएल उससे वो सवाल पूछता है जो उसने 7 लंबे सालों से अपने अंदर दबा कर रखा था। मैं इतनी दूर बस तुम्हें ढूंढने आया, लेकिन तुम मुझे देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रही। एमी का चेहरा उदास और नरम पड़ जाता है। वो बताती है कि उसके माँ पिता मर गए। फिर वो धीरे से जोड़ती है कि पिछले साल उसने किसी ऐसे शख्स को खो दिया जिसे वो बहुत प्यार करती थी। जोएल का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने एमी को कभी पूछा ही नहीं था कि क्या वो चाहती है कि वो आए। वो भी माफी मांगती है, ये मानते हुए कि उस दिन उसे रेडियो पर सब कुछ बता देना चाहिए था। वो जोएल से कहती है कि वो खुश है कि वो यहाँ है, भले ही वो अब सिर्फ दोस्त बनकर रहे। जोएल जबरदस्ती हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन उसके सीने के अंदर रिजेक्शन का दर्द गहराई तक चुभता है।
उसने दोस्ती के लिए मॉन्स्टर, जहर और मौत का सामना नहीं किया था। बाद में अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश में जोएल रेडियो का इस्तेमाल करके अपने पुराने बंकर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। कॉलोनी का वो बूढ़ा आदमी आता है, जोएल को फल और बेर ऑफर करता है, ये कहते हुए कि ये नई शुरुआत के जश्न के लिए कैप्टन की तरफ से गिफ्ट है। फिर जोएल उस नक्शे को दिखाता है जो उसके बंकर के दोस्तों ने उसके लिए बनाया था। पीछे उसके लिखा हुआ दिल को छू लेने वाला मैसेज था, याद दिलाते हुए कि वो उसे कितना प्यार करते थे। जोएल को आखिरकार एहसास होता है कि उसके लोग उसकी कितनी परवाह करते थे और वो कितना कुछ पीछे छोड़ आया, एक लड़की के पीछे भागता हुआ जिसे वो अब शायद जानता भी नहीं था। अचानक रेडियो चल पड़ता है, ये उसकी कॉलोनी है। जब वो उसकी आवाज सुनते हैं तो सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी दूर तक जिंदा बच गया। जोएल उन्हें अपने सफर की हर डिटेल बताता है। वो हैरान है कि उसने ये सब अकेले किया। जोएल पूछता है कि वो सब कैसे है। जवाब उसे डरा देता है, तुम्हारे जाने के बाद हम पर कई बार हमला हुआ, बंकर अब सुरक्षित नहीं, और तभी कनेक्शन कट जाता है। जोएल ने पहले ही अपना मन बना लिया था, वो अब अपने दोस्तों के पास वापस जाएगा। वो उनके बिना कैप्टन की शिप पर नहीं चढ़ेगा। जैसे ही वो जाने के लिए खड़ा हुआ, उसकी नजर उन फलों पर पड़ी जो उस बूढ़े आदमी ने उसे दिए थे। उसकी याददाश्त में कुछ क्लिक हुआ। उसने जल्दी से अपनी नोटबुक खोली। ये वही जहरीला फल था जिसे खाने से बॉय ने उसे रोका था। जोएल का दिल बैठ गया। वो कमरे से बाहर भागा और एमी की तरफ दौड़ा, लेकिन बाहर पूरी कॉलोनी पहले ही लड़खड़ा रही थी, चक्कर खा रही थी, बैलेंस खो रही थी। एक के बाद एक लोग गिरने लगे। जैसे जैसे ड्रग्स ने अपना असर दिखाया, जोएल ने एमी पर चिल्लाने की कोशिश की, उसके कंधों को हिलाया। वो भी बेहोश होने लगी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, डायना ने उस पर पीछे से हमला कर दिया। जब जोएल ने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो बाकी सबके साथ बंधा हुआ था। पूरी कॉलोनी बंधी हुई थी और सच आखिरकार सामने आ गया। कैप्टन कोई मसीहा नहीं था, वो एक लुटेरा था। वो और उसका क्रू कॉलोनी से कॉलोनी घूमते थे, सर्वाइवर को ड्रग देते थे और लूट लेते थे। उनके शिप में फ्यूल नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक विशालकाय केकड़े को पकड़ रखा था जो समुंदर के पार नाव को खींचता था। बाद में वो लूटी गई कॉलोनीज के हेल्पलेस लोगों को उस केकड़े को खिला देते थे। जैसे ही कैप्टन ने अपने रिमोट पर एक बटन दबाया, एक विशालकाय काला साया समंदर से उठा, सीधा उनकी तरफ बढ़ता हुआ। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एमी ने अपनी बंदिशों के खिलाफ पूरी जान लगा दी और खुद को आजाद करने में कामयाब हो गई। फिर जल्दी से जोएल को खोला। मैं उन तीनों को संभालती हूँ, उसने गुस्से में कहा। तुम क्रैब को संभालो। एमी ने लोहे के गेट का पैनल उठाया और हथियारबंद क्रू मेंबर्स में से एक पर हमला कर दिया। गोलियों से बचते हुए वो उनसे टकराई और दोनों बेहोश हो गए। इसी बीच क्रैब आगे बढ़ा। जोएल ने पास पड़ी एक रॉड उठाई और उसकी तरफ भागा। जब उस विनाशकारी जीव ने उस पर छलांग लगाई, जोएल ने उसके पेट पर वार किया और उसे पीठ के बल पलट दिया। अब हेल्पलेस होकर क्रैब बुरी तरह छटपटाने लगा। जोएल उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कैप्टन ने रिमोट से उस जीव को शॉक दिया, जिससे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई। क्रैब तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जोएल को एक जबरदस्त वार मारा। एमी को होश आया और उसने डायना को अपने ऊपर खड़ा देखा। एक भयानक लड़ाई शुरू हुई और डायना ने आसानी से उसे दबा दिया। क्रैब फिर से जोएल की तरफ बढ़ा। ठीक तभी बॉय भागता हुआ आया और जोएल और मॉन्स्टर के बीच ढाल बनकर खड़ा हो गया। कुत्ते को देखकर क्रैब रुक गया। उसका गुस्सा एक पल के लिए कम हो गया। कैप्टन ने डायना को कुत्ते को मारने का ऑर्डर दिया। डायना ने रॉकेट लॉन्चर उठाया और निशाना लगाया, लेकिन एमी ने अपनी आखिरी ताकत जुटाते हुए डायना के हाथ पर मारा, जिससे रॉकेट गलत दिशा में चला गया। ग्रेनेड सीधा क्रैब को लगा। जीव दर्द से चीख उठा। कैप्टन गुस्से में नीचे कूदा और एमी को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो बेहोश हो गई। घायल क्रैब गुस्से में कैप्टन की तरफ मुड़ा, लेकिन उसने उसे फिर से शॉक दे दिया। क्रैब को मजबूर किया कि वो अपना गुस्सा जोएल की तरफ मोड़े। जोएल ने जल्दी से बॉय को एमी का ख्याल रखने को कहा। बॉय उसके पास भागा, उसके चेहरे को तब तक चाटता रहा जब तक उसने आखिरकार अपनी आंखें नहीं खोली। तीनों चोरों ने देखा कि जानवर का ध्यान भटका हुआ है और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। क्रैब ने जोएल को कॉर्नर कर लिया, उसे बार बार मारा। तभी एमी पूरी तरह जागी और एक ग्रेनेड लॉन्चर पकड़ लिया। क्रैब ने जोएल को पैर से पकड़ लिया और जमीन से उठा लिया। जोएल हथियार के लिए चिल्लाया। एमी ने उसे फेंका और जोएल ने निशाना लगाया, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। उसने क्रैब की आंखों में देखा। अचानक मिनाओ के शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। अगर तुम उनकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सच में बुरा है या नहीं। और क्रैब की आंखों में जोएल सिर्फ दर्द देखता है, वो दर्द जो उस चेन की वजह से था, जिसका इस्तेमाल कैप्टन उसे बार बार शॉक देने के लिए करता था। जोएल ने अपना निशाना बदला और चेन पर गोली मार दी। धमाके ने उस बंधन को तोड़ दिया।
जिसने क्रैब को कैद कर रखा था। विनाशकारी जीव ने जोएल को नीचे गिरा दिया और उस पर हमला नहीं किया। वो बस जोएल को घूरता रहा, जैसे कि शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर मुड़ा और कैप्टन के शिप की तरफ चल दिया। कैप्टन घबराहट में डेक पर पहुंचा। उसने रिमोट बार बार दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे बहुत देर में एहसास हुआ कि वो कंट्रोल खो चुका है। आजाद क्रैब शिप पर चढ़ गया और तीनों चोरों को खा गया। उसने कैप्टन और उसके आदमियों की शिप तोड़ दी और समंदर में डुबा दी। जब सब कुछ शांत हुआ, जोएल अपनी कॉलोनी वापस जाने के लिए तैयार हुआ। उसके दोस्तों को उसकी जरूरत थी, लेकिन एमी जोएल को अपने लिए और अपने लोगों के लिए और यहाँ तक कि उस विशालकाय क्रैब के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए देखने के बाद खुद को फिर से उसके प्यार में पड़ा हुआ महसूस करने लगी। उसने उसे रुकने की रिक्वेस्ट की। जोएल ने धीरे से ना में सिर हिलाया। मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाई, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे वापस जाना होगा। उसने उसे वो नोटबुक दी जो उसने अपने सफर के दौरान लिखी थी, जो हर जीव की कमजोरी, हर खोज और हर उस चीज के बारे में थी जो उसने बाहर सीखी थी। इसका इस्तेमाल अपनी कॉलोनी की रक्षा के लिए करना। उसने कहा, और शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं वो बन पाया जो मुझे नहीं पता था कि मैं बन सकता हूँ। जाने से पहले जोएल आगे झुका और उसने किस किया, और इस बार सच में किस किया। इस बार एमी मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे ढूंढने के लिए 140 किलोमीटर आए, अगली बार मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये हमें आखिरी सवाल पर ले आती है। क्या आपको लगता है कि एमी एक दूसरा मौका डिजर्व करती है? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें ताकि नई वीडियो कभी भी मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।